Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short complete revision session of evolution. Class 12th बायोलॉजी का ये चैप्टर है और इसका डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग लगभग 200 से भी ऊपर, टोटल आई थिंक 213 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस भी हैं, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चंस से हम लोग डील करेंगे, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर है ना कंप्लीट रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि 200 के आसपास क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ छूटेगा नहीं। प्लस अगले वाले वीडियो में हम लोग पीवाईक्यू का सेशन करेंगे, ठीक है। पिछले 10 साल का पीवाईक्यू करेंगे। तो आई होप कुछ लोग ये सवाल करके आए होंगे और यहाँ पे आंसर मैच करने आए होंगे। जो लोग सवाल करके नहीं आए हैं वो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे भैया, ठीक है। समय मिलेगा बराबर आपको हर एक स्लाइड पे। वीडियो को पॉज करते जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ पहले ऑलरेडी। तो जो लोग सॉल्व करके आए हैं बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच कीजिएगा। जो लोग नहीं करके आए हैं पॉज करो भैया, सॉल्व कीजिए जल्दी, ठीक है। किया सवाल देखेंगे ध्यान से। क्या है पहला सवाल? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज मेड अप ऑफ द, जब अर्थ बना था तो उस टाइम पे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? ऑक्सीजन था? नहीं था। तो जिसमें भी ऑक्सीजन दिख जाएगा ऑप्शन में वो आंसर नहीं होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आई थिंक तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि हाइड्रोजन था, स्टीम था, मीथेन था, अमोनिया, ये सारी चीजें थी, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था। विच कंपाउंड्स वर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ? ओरिजिन ऑफ लाइफ के डायरेक्शन में क्या क्या चीजें बनी हैं, ठीक है। तो यूरिया का तो कुछ जिक्र ही नहीं आता है। प्रोटीन्स बना है, देन न्यूक्लिक एसिड बना है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो, ठीक है, कि प्रोटीन्स बने थे, ऑब्वियस वाली बात है। और फिर न्यूक्लिक एसिड बने थे। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ के ओरिजिन के लिए आपके पास प्रोटीन होना चाहिए और न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए। ध्यान रख, है ना, याद कीजिए, मैंने लेक्चर में बताया था कि वायरस हमारा क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग। व्हाट इज वायरस? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग। और वायरस एक्चुअल में होता क्या है? वायरस को हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। न्यूक्लियो क्यों? क्योंकि उसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इट कैन बी डीएनए और आरएनए, और उसके पास एक प्रोटीन का कोट होता है। और उसके बाद, है ना, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक, और फिर हमारी चीजें आती हैं लिविंग के फॉर्म में। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो यही आंसर भी जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ? वाटर। भाई प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या वाटर ही तो था, है ना। जीवन की शुरुआत जल में हुई है ना, सबको पता है। तो आगे बढ़ें, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, है ना। चलिए, हाँ, विद इन अ मिनट हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी। हो गए? आइए देखते हैं। पास्चर सक्सीडेड इन डिस्प्रूविंग द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बिकॉज, उन्होंने क्यों, मतलब कैसे सक्सीड करके? द लेबोरेटरी वाज क्लीन, ही पुल्ड आउट द नेक ऑफ द फ्लास्क इनटू अ ट्यूब। हाँ, दिस इज द आंसर, कि उन्होंने जो नेक ऑफ द फ्लास्क था उसको पुल्ड आउट किया और फिर चेक किया, ठीक है। बाकी सारे ही वाज लकी भैया, लकी नहीं भैया, मेहनत करी थी उन्होंने, ठीक है। ईस्ट यूज्ड इन द फ्लास्क वर डेड, नहीं, जिंदा थे, बाद में मारा था। नाउ द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज, अब बेसिस क्या है ओरिजिन ऑफ लाइफ का? तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं, खारिज कर दिया गया है। गॉड्स डिजायर, नॉट एट ऑल। सनलाइट ऑन मड, नॉट एट ऑल। कीमोसिंथेसिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर हैज बीन फॉर्म्ड बाय, ऑक्सीजन कैसे बना है? फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी आए थे, बैक्टीरिया आए थे। एग्जिट नहीं होना है भैया, कैंसिल। हाँ, चलिए, टच हो गया होगा शायद, है ना। आगे बढ़े हम लोग, यहां तक क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिख तो रहा है ना अच्छे से? हाँ, इतने अच्छे से दिख रहा है यार, फिर भी मतलब सॉल्व करो जल्दी, विद इन अ मिनट आंसर आना चाहिए, ठीक है। वैसे भी लोग बोलते हैं मैं बहुत फास्ट कराता हूँ क्वेश्चन सेशन में, इतने आराम से करा रहा हूँ, हर एक के पीछे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, लेकिन खैर
आगे बढ़ें, है ना। आइए देखते हैं क्या है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग बिकॉज, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर आपका रिड्यूसिंग क्यों था? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की कमी थी, दूसरे हाइड्रोजन की एक्सेस, हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था। इसी को तो रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं था प्लस हाइड्रोजन ज्यादा था। कौन सा ऑप्शन है? हाइड्रोजन एटम्स वर फ्यू, नो, हाइड्रोजन एटम्स वर एक्टिव एंड इन ग्रेटर नंबर। यस। हु कॉल्ड वाटर ऑफ प्रिमिटिव सी एज प्रीबायोटिक सूप? तो इसको हल्डन ओपरिन थ्योरी में बोला गया था और स्पेसिफिकली हल्डन साहब ने ही कहा था, ठीक है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? तो हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है ये, ठीक है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? तो उसमें स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। क्लियर है? एनसीईआरटी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा। विच बायोलॉजिस्ट गेव मोस्ट लॉजिकल बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? तो ओपरिन और हल्डन साहब ने दिया था सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वन, सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स विच इनहेबिटेड अर्थ सरफेस वर, वो हेट्रोट्रॉप थे, उसमें भी कीमो हेट्रोट्रॉप थे। तो वो तो हेट्रोट्रॉप ही ऑप्शन जाएगा, कीमो हेट्रोट्रॉप नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट, अ कंपाउंड हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रीबायोटिक इवोल्यूशन वाज, ये सब चीजें तो एनसीईआरटी में कहीं थी ही नहीं, इनका रोल है बहुत अच्छा खासा। कार्बन कंपाउंड है ना बेसिकली, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अंडर सर्टेन कंडीशंस साइंटिस्ट हैव ऑब्टेन्ड नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज कोएसर वेट्स, इनको कहा जाता है जब आप लेबोरेटरी में बनाते हो तो। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। विद इन अ मिनट आंसर आना चाहिए भैया, ठीक है। हाँ जी, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, तो सवाल सारे होने ही चाहिए। हो गए? आइए। हु डिड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर द बेसिस ऑफ लाइफ? किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिनसे पता चला कि हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बेसिस ऑफ लाइफ है? तो स्टैनली मिलर ने वो एक्सपेरिमेंट किया था, हमें पता है सभी लोगों को, है ना। लेबोरेटरी में बनाए थे, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, ठीक है, अमीनो एसिड्स वगैरह, हाँ, ठीक है। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980 द इवोल्यूशन वाज टर्म्ड एज आरएनए वर्ल्ड? किसकी डिस्कवरी अराउंड 1980 इवोल्यूशन को कहा गया आरएनए वर्ल्ड? तो राइबोजाइम की डिस्कवरी हुई थी, यानी वैसा आरएनए जिसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब इसको आरएनए वर्ल्ड इसलिए बोल दिया गया ना कि आप सोचो एक ऐसा आरएनए है जिसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी है, यानी ये कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है। एक तो जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर से कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। डेट्स वाई इन 1980 हम लोगों ने आरएनए वर्ल्ड के नाम से ये टर्म बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, पहला लाइफ अर्थ पे कैसा था? कीमो हेट्रोट्रॉप था, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, क्लियर होना ही चाहिए। और किसी को कोई डाउट? अभी तो नहीं ही होगा, बाद में आगे चल के होता है। हाँ, कोएसरवेट प्रोटोबायोंट को ही बोलते हैं, वो आगे था ना उधर, हाँ, प्रोटोबायोंट ईओबायोंट पढ़ाया था ना मैंने, प्रोटोसेल वगैरह, ठीक है। तो प्रोटोबायोंट जो सबसे पहला बना था उसी को बोलते हैं क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बेसिकली लैब में बने तो कोएसरवेट बोलते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें हो गई। नेक्स्ट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेवरेट आइडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स? एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फेवरेट आइडिया कॉस्मिक पैनस्पर्मिया की थ्योरी है। ड्यूरिंग केमिकल इवोल्यूशन की बायोलॉजिकल कंपाउंड्स वर सिंथेसाइज्ड, ओशियन में बने थे। बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ली मैत्रे साहब ने प्रपोज किया था, नॉट इन द एनसीईआरटी, बट हाँ आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि बिग बैंग थ्योरी किन्होंने दिया था? ली मैत्रे साहब ने। ली मैत्रे, जैसे प्रोनाउंस है ना, जैसे बोलना है बोलो। आगे बढ़ें, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मिलर एंड उरे परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, द टुक गैसेस NH3 H2 अलॉन्ग विथ, NH3 ले लिया, H2 ले लिया, H2O लेना ही था और CH4 तो लिया ही होगा भैया, वाटर इन द वेपर फॉर्म। ठीक है, हाँ यही सारी चीजें थी। ए बायोजेनेसिस इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, यस एब्सोल्युटली, यही इसका मतलब होता है। मोस्ट मॉडर्न हाइपोथेसिस रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय ओपरिन एंड हेल्डेन साहब की थ्योरी है, जो कि मोस्ट मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। ऑब्वियस ही बात है, मोस्ट मॉडर्न है तो मोस्ट एक्सेप्टेड भी होगी। आगे बढ़ें, यहां तक क्लियर है। वही केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाली थ्योरी, ओपरिन हेल्डेन साहब की थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। वेस्टिजियल ऑर्गन मैन में कौन सा है, तो पिन्ना के मसल्स जो हैं, बेसिकली नॉट पिन्ना, पिन्ना के मसल्स, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन मैन इंक्लूड्स वेस्टिजियल ऑर्गन। तो कॉकिक्स भी होता है वेस्टिजियल, अपेंडिक्स भी है, ईयर मसल्स भी है, तो पहला ही ऑप्शन मुझे लगता है ठीक है। बॉडी हेयर उसमें आता ही नहीं है, बाकी सब नहीं। अकॉर्डिंग टू रिकैपिचुलेशन थ्योरी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल मेटाजॉन सोन एम्ब्रियोनिक ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। हाँ यही तो मतलब होता है रिकैपिचुलेशन थ्योरी का, कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। क्लियर है, क्या बार बार क्लिक हो जा रहा है, यहां तक क्लियर है भैया। वही रिकैपिचुलेशन थ्योरी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज होमोलोगस ऑर्गन। कौन से होमोलोगस ऑर्गन है, हैंड्स ऑफ मैन, मंकी, कंगारू एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट। होमोलोगस तो नहीं है। और विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स, नो अगेन ये भी होमोलोगस नहीं है। ठीक है, होमोलोगस का मतलब होता है कि फंडामेंटल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन सिमिलर या डिसिमिलर हो सकता है, ओरिजिन सेम होना चाहिए बस। ओरिजिन मस्ट बी सेम, फंक्शन में बी सिमिलर और डिसिमिलर। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन दैट मीन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, हाँ तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स एंड, इनका तो ओरिजिन ही अलग अलग होता है। हैंड लिम्स ऑफ ग्रास हॉपर, हॉर्स एंड बैट, नहीं ग्रास हॉपर आपका इंसेक्ट में आ जाएगा। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, मॉस्क्विटो एंड हनी बी, तीनों के तीनों इंसेक्ट हैं, माउथ पार्ट्स हैं, इंसेक्ट हैं, तो ओरिजिन तो सेम ही होगा। तो आई थिंक ये चला जाएगा आपका होमोलोगस ऑर्गन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन मैन इज वेस्टिजियल। कौन सा वेस्टिजियल है, ठीक है, तो विजडम टूथ है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन में ही आता है भैया। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी किन्होंने बताया था, बताओ जल्दी। हीकल साहब ने बताया था, और इसको डिस्प्रूव किन्होंने किया था, वॉन बेयर साहब ने किया था। वेरी गुड। तो अर्नेस्ट हीकल साहब नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला था कि देखो है ना, रिकैपिचुलेशन थ्योरी इन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डू नॉट हैव होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स का कौन सा सेट नहीं है, विंग्स ऑफ मॉस्क्विटो एंड बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ मॉस्क्विटो एंड बटरफ्लाई ये तो है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट मेरे ख्याल से यही नहीं होगा, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच एंड बटरफ्लाई है ना, तो ये सेट नहीं है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, क्योंकि इनका ओरिजिन अलग अलग होगा। क्लियर है यहां तक, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ना, बटरफ्लाई आपका एक इंसेक्ट है तो उसका काइटिन का बना होगा, बैट आपका मैमल में आता है, तो अंतर हो गया ना यहीं पे। विंग्स ऑफ लोकस्ट, पिजन एंड बैट आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं, विंग्स ऑफ लोकस्ट, देन पिजन एंड देन बैट। मेरे ख्याल से ये होमोलोगस तो नहीं ही होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है एनालोगस ऑर्गन होंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन तो ये है नहीं। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन है ये, क्योंकि लोकस्ट आपका आई थिंक वही इंसेक्टा में आता होगा, पिजन आपका बर्ड में आ गया, और ये आपका मैमल में आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है कोई मेल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन मस्ट बी डिफरेंट,
और ओरिजिन अगर डिफरेंट है तो वो एनालोगस ऑर्गन की कैटेगरी में ही आएगा। होमोलॉजी इज एग्जिबिटेड बाई, होमोलॉजी कौन दिखाता है यहाँ पे? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट, नहीं। पैडल ऑफ वेल, फोर आर्म ऑफ हॉर्स एंड फोर लिम्स ऑफ मैन, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। होमोलॉजी मतलब ओरिजिन सेम, ओरिजिन सेम, पैडल ऑफ वेल, हाँ ठीक है। टेल ऑफ मंकी एंड बर्ड, नॉट एट ऑल। स्टिंग ऑफ, नो, ये मेरे ख्याल से सही है। होमोलॉजी, होमोलॉजी का मतलब ओरिजिन सेम, फंक्शन में बी सिमिलर, में बी डिसिमिलर। नेक्स्ट, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स वाज ड्यूरिंग, गोल्डन एज बताना है डायनासोर का कब था, ठीक है। तो ये तो मतलब है ना, मीजोजोइक एरा, हाँ गोल्डन एज रहा था उनका, मतलब क्या ही बीच वाला जो था, मीजोजोइक एरा, ध्यान रखेंगे। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, मीजोजोइक एरा, ठीक है। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया है अपने लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स अकर्ड इन, बर्ड्स का हुआ था क्रिटेशियस में, मैमल्स का हुआ था ट्राईएसिक पीरियड में। तो बर्ड के लिए क्रिटेशियस और ट्राईएसिक पीरियड में जब डायनासोर खत्म हो गए थे तब बेसिकली मैमल्स का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था। तो आई होप फोर्थ विल बी द आंसर। द मीजोजोइक एरा ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, मीजोजोइक एरा को क्या बोलोगे आप, ठीक है। एज ऑफ रेप्टाइल्स उनको कहा जाता है, मीजोजोइक एरा को, ठीक है। तो एज ऑफ रेप्टाइल्स, क्लियर है। नेक्स्ट, एज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, सीनोजोइक है ऑप्शन में। एज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स सीनोजोइक को कहा जाता है, ठीक है। कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों के दोनों आपके सीनोजोइक में काफी अच्छे से डेवलप कर रहे थे भैया, ठीक है। तो मतलब बढ़िया एरा था उनका। आई होप यहां तक क्लैरिटी होगी, ठीक है। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, हाँ। सीनोजोइक एरा का नाम है भैया, तो जब मैंने बताया था तभी बताया था कि ये एज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म भी है। एज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल सबसे लेटेस्ट वाला सीनोजोइक, इसी में हम रहते हैं यार, ठीक है। 3-4 एरा ही तो बताए थे, प्री कैम्ब्रियन, पेलोजोइक, मेजोजोइक, सीनोजोइक। तो सीनोजोइक सबसे लेटेस्ट वाला है, तो जब मैमल सबसे लेटेस्ट हैं तो सीनोजोइक ही आंसर जाएगा, ऑब्वियस वाली बात है। आगे बढ़ें, यहां तक क्लियर है? चलिए, है ना। बर्ड्स एंड मैमल्स, एंजियोस्पर्म भी आप ऐड कर सकते हो, एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंड एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म का भी एरा माना जाता है, ठीक है। इन्हीं की बात चल रही है। चलो नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरा, तो कैम्ब्रियन से पहले वाले में तो प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। फेमस पैलेंटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, बीरबल साहनी, इनको फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी भी कहा जाता है। नॉट इन द एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा नॉलेज है। होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर ओरिजिन विद सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शंस, ये तो कब से मैं बोल रहा था, यहाँ पे सीधे पूछ लिया है इन्होंने। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। क्या दब जा रहा है मुझसे यार, एक्सपोर्ट नहीं करना है। जस्ट वेट अ मिनट। चलिए ठीक हो गया, है ना। थोड़ा दूर आ जाऊंगा। ह्यूमन हैंड, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी के अभी, जल्दी से किया सॉल्व, मैं कराऊं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ह्यूमन हैंड, विंग ऑफ बैट एंड फ्लीपर ऑफ वेल रिप्रेजेंट, ये तो होमोलोगस ऑर्गन है। ह्यूमन हैंड है, विंग ऑफ बैट है, फ्लीपर ऑफ वेल है, ओरिजिन सेम है तो होमोलोगस ऑर्गन होगा। डायनासोर्स डिसअपियर, डायनासोर किस में डिसअपियर हो गए थे? तो क्रिटेशियस में हो गए थे, ठीक है। डायनासोर डिसअपियर ड्यूरिंग क्रिटेशियस में, दे गॉट डिसअपियर्ड, ठीक है। जुरासिक ट्रायसिक में तो फिर भी मतलब मचाए हुए थे धूम। जुरासिक तो इनका मतलब गोल्डन एज माना जाता है, ठीक है। ट्रायसिक तो उससे पहले वाला ही था, ट्रायसिक में आए थे, जुरासिक में धूम मचाया, क्रिटेशियस में गायब ही हो गए बेचारे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फ्रॉम 1 to 2, 3 to 4 चैम्बर्ड प्रूव्स,
ये तो बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हीकल, हीकल साहब ने जो बायोजेनेटिक लॉ दिया था उनमें इन्होंने कहा था कि जो इवोल्यूशन हुआ है हार्ट का 1 चैम्बर से 2 चैम्बर, 2 चैम्बर से 3 चैम्बर, 3 चैम्बर से 4 चैम्बर, ये बेसिकली इन्हीं के लॉ में आया था। ठीक है। मैमल्स लाइक रेप्टाइल ओरिजिनेटेड इन, मैमल्स लाइक रेप्टाइल कब ओरिजिनेट हुए थे? आई थिंक परमियन आंसर होना चाहिए, है ना? हाँ, परमियन में ही आए थे। जुरासिक, ट्राइएसिक, मैमल्स लाइक रेप्टाइल, ठीक है, परमियन में आ गए थे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ें, क्लियर होना ही चाहिए ये सब। मैमल लाइक रेप्टाइल सिनेप्सिड्स को बोलते हैं यार, तो सिनेप्सिड्स कब आए थे? बेसिकली परमियन में आए थे, है ना? हाँ, ये सब चीजें तो मतलब ध्यान रखना है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? तो नेल्स हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, सबको पता है। विच एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन्स फिंचेस? डार्विन्स फिंचेस से कौन सा एविडेंस रिलेटेड है? एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यही मुझे भी लग रहा है। ठीक है, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलैरिटीज इन ऑर्गेनिजम्स विथ डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट, similarities in organisms with different genotype, that means they have convergent evolution। क्योंकि डिफरेंट जीनोटाइप है, ठीक है, तो अलग अलग जगहों से सेम जगह पे आना, तभी तो सिमिलरिटी मिलेगी। एंड दिस इज व्हाट दे आर कन्वर्जिंग टुगेदर, हेंस इट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। किसी को कोई डाउट जरा सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही था, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग टाइप के बीक्स डेवलप हो गए थे, तो आंसर वो हो जाएगा। नेल सबको पता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता है, बाकी सारे हैं, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? बीरबल साहनी वाज अ पैलेंटोबोटनिस्ट। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो क्या है आपके एग्जाम्पल? हैव एडिबल पार्ट्स विच आर होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस तो नहीं है, ओरिजिन अलग अलग है सबका, है ना। पोटैटो इज योर स्टेम, आई थिंक, हाँ। स्वीट पोटैटो इज योर रूट। हैव एडिबल पार्ट्स विच आर एनालोगस ऑर्गन, ये मुझे ठीक लग रहा है। हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम द सेम प्लेस, आर टू स्पीसीज ऑफ द सेम। हैव एडिबल पार्ट्स विच आर एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। पोटैटो इज योर स्टेम, स्वीट पोटैटो इज योर रूट, आप चाहो तो लिख लो। दिस इज योर स्टेम एंड दिस इज योर रूट मॉडिफिकेशन। बेसिकली ये रूट का मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, एनर्जी प्रोवाइड करना, एज ए फूड रिसोर्स यूज होना, तो फंक्शन सिमिलर, ओरिजिन डिफरेंट, तो वो एनालोगस ऑर्गन ही होते हैं। द फर्स्ट मॉडर्न बर्ड्स अपीयर ड्यूरिंग द, फर्स्ट मॉडर्न बर्ड कब अपीयर हुई थी? ऑब्वियस सी बात है क्रिटेशियस पीरियड में, सबसे लेटेस्ट ट्राइएसिक, फिर जुरासिक, फिर क्रिटेशियस। जब डायनासोर खत्म हो जाएंगे तभी तो मॉडर्न बर्ड आएगी, तो जुरासिक के बाद आएगी, कॉमन सेंस की बात है। आगे बढ़ें, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ही होगा। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉसिल्स आर, फॉसिल्स क्या होते हैं? रेमिनेंट्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये मुझे ठीक लग रहा है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ टू स्पीसीज इज एसोसिएटेड विथ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड होता है? एनालोगस ऑर्गन से एसोसिएटेड होता है। एसी से याद कराया था, ए सी, और होमोलोगस ऑर्गन का मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी एचडी से याद कराया था। ऑर्गन्स विच हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट आर डिफरेंट इन फंक्शन आर कॉल्ड, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फंक्शन सेम और अलग भी हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर सेम है, ओरिजिन सेम है, तो वो होमोलोगस ऑर्गन ही होगा, ऑब्वियस वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आइए।
विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट ओरिजिन, दैट मीन्स एनालोगस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल इन मेन, अगेन नेल्स, कितनी बार आएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन होमोसेपियंस, एपिग्लोटिस इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इंपॉर्टेंट है भैया ये कवर करने के लिए, है ना, फूड पाइप को कवर करता है आई थिंक, हाँ ठीक है, विंड पाइप को कवर करता है, ताकि हम लोग जब खाना खाएं तो, हाँ ठीक है, उस बात का ध्यान रखेंगे। खाना खाएं तो वो विंड पाइप में न चला जाए, इसी की वजह से होता है, यही रोकता है भैया, तो ये इंपॉर्टेंट है, आज भी अच्छे से है हमारी बॉडी में, तो वेस्टिजियल ऑर्गन तो ये नहीं ही है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लिपर्स ऑफ सील आर मॉडिफाइड, ये क्या होते हैं? फ्लिपर्स ऑफ सील आर मॉडिफाइड, मॉडिफाइड क्या होते हैं? वो बेसिकली फोर लिम्ब भी मॉडिफाई होते हैं, तो फोर लिम्स। डार्विन्स फिंचेज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं ये? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के तो हैं, अडेप्टिव एडिशन दोनों का मतलब लगभग सेम होता है, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द एंड रिजल्ट। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, ऑल ऑफ दिस आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज मेनली कंसर्न्ड विथ, किससे कंसर्न्ड है भैया? स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से नहीं, ग्रेजुअल चेंज, कंडीशंस ऑफ इन्वायरमेंट, थर्ड वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये तो बेकार की बातें हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये तो और बेकार है, कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज मेनली कंसर्न्ड विथ ग्रेजुअल चेंज, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो यही आंसर भी जाएगा। नेक्स्ट, चेंज विथ डिसेंट इज द बेसिस ऑफ विच थ्योरी, डार्विन साहब का थ्योरी था चेंज विथ डिसेंट, ठीक है, तो रिकैपिचुलेशन का तो ये नहीं है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये आप कह सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो चेंज विथ डिसेंट मतलब ब्रांचेस के फॉर्म में है ना, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डार्विन साहब भैया चेंज विथ डिसेंट, यानी है ना, मान लो ये आपका कोई कॉमन ओरिजिन था, ठीक है, तो इससे चीज़ें ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ऐसे, है ना, तो चेंज विथ डिसेंट होता है, ठीक है। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गेव म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी किन्होंने दिया था? डेवरी साहब ने दिया था। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है इनका? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर नहीं, म्यूटेशन, ये तो इन्होंने म्यूटेशन टर्म यूज ही नहीं किया था। इनॉर्मस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये मुझे ठीक लग रहा है, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन साहब की थ्योरी इन्हीं पे बेस्ड थी। किसी को कोई डाउट? जरा सा भी नहीं ही होगा। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी वाज चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इट डील्स विथ, किससे डील करता है ये? नेचुरल सिलेक्शन लीडिंग टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म? म्यूटेशन भी, नेचुरल सिलेक्शन भी, म्यूटेशन एंड दोनों, नियो डार्विनिज्म में दोनों को कंबाइंड करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इवोल्यूशन दोनों की वजह से होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट? नहीं ही होगा ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज, अल्टीमेट सोर्स हमारा क्या होता है? म्यूटेशन ही होता है बेसिकली, ठीक है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, न्यू स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? तो अगर आप रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो तो न्यू स्पीसीज बन सकते हैं भैया, इनब्रीडिंग से तो नहीं ही होगा, अडेप्टेशन का तो मतलब नहीं था। अगर आप रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए हो, ठीक है, रैंडम रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि भैया न्यू स्पीसीज स्पेसिएशन हो सकता है, ठीक है। हालांकि ज्योग्राफिक आइसोलेशन ये भी, लेकिन इन दोनों में चूज करना हो तो फिर आपको यही चूज करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज जब भी आप आइसोलेट होते हो बेसिकली तो पहले ज्योग्राफिकली हो गए, तो ये आपके प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, इट विल इनिशिएट द स्पेसिएशन, इनिशिएट्स द स्पेसिएशन,
कि हाँ भैया आप ज्योग्राफिकली सबसे पहले अलग हो गए, और जब ज्योग्राफिकली अलग हो गए फिर जब आप आपस में ही रिप्रोड्यूस करोगे, ठीक है, यानी रैंडम मेटिंग नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेसिएशन होगा, तो ये लगभग कंप्लीट कर देता है, इट कंप्लीट्स द स्पेसिएशन। इसलिए आंसर यही जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट करता है ना भैया, जो अंत करते हैं वही महान होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट, जीन पूल क्या होता है? जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, डिफरेंट जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। यही आंसर भी जाएगा मेरे ख्याल से, सबसे सुटेबल वही है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मैच करना है, ठीक है, आ जाओ। डेवरी साहब ने क्या दिया था म्यूटेशन थ्योरी? तो बी का पी। डार्विन साहब ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से मैच कर रहे हैं ये, तो ए का आर, बी का पी, एक ही ऑप्शन है। सी का टी, पास्चर, हाँ स्वान के एक्सपेरिमेंट इन्होंने ही किया था। डी का क्यू, फॉक्स, प्रोटोबायोसिस। चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील इन एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन में चेंज ड्यू टू, frequency of an allele in an isolated population may change due to genetic drift. In an isolated population may change due to genetic drift. ठीक है, क्लियर है? ये तो एनसीईआरटी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है भैया, कि स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील चेंज हो जाती है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो गलती तो इनमें होनी ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ टाइप ऑफ इज एन एंटीबायोटिक टाइप। क्या है कि एंटीबायोटिक है, तो कुछ बैक्टीरिया अगर एंटीबायोटिक मीडियम में भी ग्रो कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नेचुरली सेलेक्टेड, ठीक है। क्यों? उनमें पहले से कुछ उनमें से पहले से कुछ वेरिएशंस रहे होंगे इन चीज़ों को झेलने के लिए, और नेचर ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया बेसिकली, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस, ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। मैंने टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ाया भी है ये सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिएशन। स्पेसिएशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अभी बताया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट रैपिडली ऑपरेट्स इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें पता है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ऑपरेट करता है, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीजें? इंड्यूस्ड म्यूटेशन नहीं भैया, इंड्यूस्ड म्यूटेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो एबल हैं ग्रो करने के लिए, बाद में म्यूटेशन नहीं आया है। दे मस्ट हैव इनबिल्ट वेरिएशन, उनके पास पहले से कोई इनबिल्ट वेरिएशन रहा होगा, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है। दे मस्ट हैव इनबिल्ट वेरिएशंस, और वो इनबिल्ट वेरिएशंस ही नेचर ने सेलेक्ट किया है, सो दैट इज बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है ना? चलिए, डेवरिस साहब ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, किस पे काम किया था? इवनिंग प्राइमरोज, उसका साइंटिफिक नेम ये रहा, ओनोथेरा लैमार्कियाना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन इवोल्यूशन बट इज नॉट कंसीडर्ड एज द बेसिक फैक्टर फॉर इवोल्यूशन? बताओ जल्दी, ठीक है। मेरे ख्याल से एडेप्टेशन होना चाहिए आंसर। एडेप्टेशन नहीं, एडेप्टेशन तो भैया वो तो डार्विन साहब के हिसाब से है ही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन इवोल्यूशन बट इज नॉट कंसिडर्ड एज द बेसिक फैक्टर फॉर इवोल्यूशन? जो इवोल्यूशन में हेल्प करता है बट दैट इज नॉट द बेसिक फैक्टर। तो आइसोलेशन हेल्प करता है बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द बेसिक फैक्टर फॉर द इवोल्यूशन, क्योंकि बेसिक फैक्टर में आप काउंट करोगे तो एक वेरिएशन आता है, इसी को म्यूटेशन बोलते हैं, और फिर वही अडेप्ट करते हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो दीज आर कंसिडर्ड एज द बेसिक फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। आइसोलेशन इज नॉट द फैक्टर बेसिकली, इट हेल्प्स इन स्पेसिएशन और इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्षेत्र में इसका काम जरूर है, लेकिन बेसिक फैक्टर के तौर पे इसको नहीं देखा जाता है, ठीक है। बेसिक फैक्टर में ये तीन चीजें आती हैं। फैक्टर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज आर
न्यू स्पीसीज बनने में कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं? आइसोलेशन एंड कंपटीशन आई थिंक, ठीक है, आइसोलेशन एंड म्यूटेशन, हाँ म्यूटेशन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो फोर्थ वन इज द राइट वन। फैक्टर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, न्यू स्पीसीज के लिए म्यूटेशन और आइसोलेशन, आइसोलेशन एंड म्यूटेशन। बाकी सारी चीज़ें, कंपटीशन तो उतना मायने नहीं, थोड़ा बहुत रखता है बट उतना भी नहीं। तो अगर चारों में से सेलेक्ट करना हो तो ये सबसे बढ़िया। एक तो आइसोलेशन अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, म्यूटेशन तो आपका बेसिक फैक्टर है। तो फैक्टर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज आर आइसोलेशन एंड म्यूटेशन। क्लियर है? वहाँ एडेप्टेशन का मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन यार, है ना। एडेप्टेशन मतलब क्या? नेचुरल सिलेक्शन। अब आप ही बताओ, डार्विन साहब बोल के गए थे कि यही रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, तो इसको आप बेसिक फैक्टर नहीं मानोगे, बेसिक फैक्टर नहीं मानोगे, ठीक है। तो ये तीनों तो बेसिक फैक्टर में आते ही आते हैं, ये नहीं आता, लेकिन इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता जरूर है इवोल्यूशन में। दे प्ले, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द बेसिक फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। फैक्टर नहीं है, ठीक है, फैक्टर नहीं है बेसिकली। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है बट इट इज नॉट अ फैक्टर बिहाइंड द इवोल्यूशन। है ना, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। फैक्टर वो चीजें हुई जो मेन है ना, रीजन है, जो मेन कॉज है इवोल्यूशन के पीछे। तो इवोल्यूशन क्यों होता है? चेंजेस इन योर जेनेटिक, है ना, इन योर जीन, चेंज इन योर जेनेटिक मेकअप आप कह सकते हो, ठीक है, कि आपकी जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज आया, उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, तो चेंज आया यानी वेरिएशन आया यानी म्यूटेशन आया, उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया यानी दैट इज अडेप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बेसिक मेन रीजन तो यही है ना इवोल्यूशन होने का। नई स्पीसीज बन रही है, हमसे अलग स्पीसीज बन रही है, कैसे बन रही है? उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा, उस बदलाव को ही पहले वेरिएशन बोलते थे, अब म्यूटेशन बोलते हैं, सेम चीजें हैं, ठीक है। और फिर उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी वो एडेप्टिव होगी तभी तो, है ना, हुआ है। क्योंकि अगर आप में चेंज आया और अगर आप वो अगर वो आपको अडेप्ट नहीं करा पा रहा है नए इन्वायरमेंट में, तो बेसिकली आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो स्पेसिएशन होगा ही नहीं, ठीक है। आप में नया कैरेक्टर आया और वो आपको ज़्यादा फिट बना रहा है, आपको अडेप्ट करा पा रहा है न्यू इन्वायरमेंट में, तो ये तीनों चीज़ें तो बेसिक फैक्टर हुई, ठीक है। ये जस्ट एक फेनोमेना है, आइसोलेशन इज अ फेनोमेना, इट इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। इसकी वजह से आइसोलेशन हो जाएगा तब चांसेस है कि वेरिएशन भी ज़्यादा होंगे, म्यूटेशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये एक फेनोमेना है, लेकिन हाँ जो मेन रीजन है वो ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, यहां तक क्लियर होगा हर एक चीज, जो भी फंसने वाली चीजें थी मैंने बता ही दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द आइडिया नॉट रिलेटेड टू द डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी इज सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, ये डार्विन साहब ने बोला था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये भी बोला था। इनहेरिटेंस ये तो आपका लेमार्क वाला थ्योरी का पॉइंट है, तो ये तो नहीं है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्किज्म ने कहा था, लेमार्क साहब ने कहा था। कवर स्टोन ऑफ थ्योरी ऑफ डार्विन, कवर स्टोन नहीं भैया, कॉर्नर स्टोन होता है, ठीक है, कॉर्नर स्टोन होता है, मिसप्रिंट हो गया होगा। कॉर्नर स्टोन मतलब फंडामेंटल क्या था, ठीक है, फंडामेंटल चीजें। डार्विन साहब की फंडामेंटल, डार्विन साहब की थ्योरी के पीछे फंडामेंटल रीजन क्या था? नेचुरल सिलेक्शन, यही था ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। आगे बढ़े, हाँ वो कॉर्नर स्टोन ऑफ द थ्योरी होगा, है ना। अंग्रेजी पता होना चाहिए भैया, कवर स्टोन मिसप्रिंट हो गया होगा, कॉर्नर स्टोन प्रॉपर टर्म होता है, उसका मतलब होता है फंडामेंटल, प्राइम। आगे बढ़ें, क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ।
जेनेटिक ड्रिफ्ट ही इसको बोलते हैं, ठीक है। द चांस ऑफ एलिमिनेशन उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज, एडेप्टिव रेडिएशन का क्लासिकल एग्जाम्पल डार्विन्स फिंचेज हैं, मार्सोपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी हैं, जायंट सारे ही हैं, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी वर गिवन बाय डार्विन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, चलिए। इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इनिशिएटिंग फोर्स कौन सा है? वेरिएशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, अडेप्टेशन है, या कंपटीशन है? तो इनिशिएटिंग फोर्स, कब इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है? जब चेंजेज आते हैं। तो वेरिएशन, आई थिंक वेरिएशन मतलब क्या, चेंजेज आना, तो ये आपका इनिशिएटिंग फोर्स है मेरे ख्याल से। अकॉर्डिंग टू द नियो डार्विनियन थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज? म्यूटेशंस ओनली नहीं, यूजफुल वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन टुगेदर विथ नेचुरल सिलेक्शन, ये है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, है ना, नियो डार्विनियन थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? जेनेटिक ड्रिफ्ट इन्होंने नहीं बताया था, बाकी तीनों चीजें बताई थी, ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें। अब ज़्यादा नहीं है बेसिकली, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन 100 के आसपास है, उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से फिर 100, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस 1 घंटा और ख़त्म हो जाएगा, ये बस, है ना। चलिए नेक्स्ट करें हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ट्रायोपिथेकस वाज एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप, ट्रू। ट्रायोपिथेकस वाज एंसेस्टर ऑफ मैन एंड नॉट ऑफ एप, नहीं, दोनों का एंसेस्टर था। एप्स वर एंसेस्टर ऑफ मैन एनाटोमिकली, ये कहना गलत है। तो ट्रायोपिथेकस एंसेस्टर था मैन और एप दोनों का। मोस्ट रीसेंट मैन फाउंड एज फॉसिल वाज, तो हमारे ठीक पहले वाला, मॉडर्न मैन के ठीक पहले कौन है? क्रो मैग्नन मैन था ना, हमसे ठीक पहले। होमो सेपियन सेपियन, मॉडर्न मैन के ठीक पहले कौन था? क्रो मैग्नन मैन। तो सबसे मोस्ट रिसेंट मैन का फॉसिल वही होगा, सीधी सी बात है, क्रो मैग्नन मैन, क्योंकि मॉडर्न मैन तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो इनका फॉसिल देखने को मिलता है। तो मोस्ट रिसेंट फॉसिल किनका होगा? इन्हीं का होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। आगे बढ़ें, किसको कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा मैन? जावा मैन का क्रेनियल कैपेसिटी बताओ यार, ठीक है, 900 सीसी, है ना, हाँ। होमो इरेक्टस में आते हैं ये। इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज पॉसिबल बिकॉज आवर एप लाइक एंसेस्टर्स शोड बाईपेडल मूवमेंट ऑन लैंड, ऑन ओपन लैंड, यही मेरे ख्याल से ठीक है ज़्यादा। ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ बाईपेडल मूवमेंट, सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है? कि आपका 4 आर्म फ्री हो गया कोई भी चीज़ को कैरी करने के लिए, यही सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज है, ठीक है। आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, विच फॉसिल मैन हैड क्रेनियल कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू मॉडर्न मैन? नियंडरथल वालों का लगभग हमारे ही जैसा था, ठीक है, 1400 के आसपास इनका भी होता है, और हमारा भी इतना ही होता है लगभग, तो यही आंसर जाएगा। लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी वाज फाउंड इन, लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी किन में पाया जाता था? तो नियंडरथल इनमें से तो क्रो मैग्नन में, सॉरी, क्रो मैग्नन का सबसे ज़्यादा भैया 1650 होता था इनका आसपास, क्रो मैग्नन मैन का, हाँ, तो ये आंसर चला जाएगा। नियंडरथल का तो 1400 होता है, क्रो मैग्नन का 1650 होता है। पेकिंग मैन का भी 900 ही होता है यार, पेकिंग मैन, जावा मैन, सबका 900, नियंडरथल का 1400, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन? तो मैन का प्रिमिटिव एंसेस्टर कौन होगा? मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन, मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर, तो सबसे पुराना कौन है इनमें?
होमो हैबिलिस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। रामापिथेकस इनसे भी पहले था, ड्रायोपिथेकस तो वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो रामापिथेकस। ठीक है, उसके बाद आया था ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस। होमो हैबिलिस रेफर्स टू, होमो हैबिलिस को क्या बोलते हैं हम लोग? टूल मेकर बोलते हैं। ये लोग टूल बनाया करते थे बहुत अच्छा अच्छा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बनाओ जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? होमो इरेक्टस इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के डायरेक्ट, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। नियंडरथल मैन इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, नहीं, क्रो-मैग्नन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, नॉट एट ऑल। फॉसिल्स ऑफ क्रो-मैग्नन मैन फर्स्ट फाउंड इन इथो, नो, ये स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजर रिलेटिव ऑफ मैन? चिंपैंजी, ये भी पूछने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ें, क्लियर ही होगा ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन? कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? तो करेक्ट ऑर्डर, होमो सेपियंस के बाद नियंडरथल लिख रहे हो, क्रो-मैग्नन लिख रहे हो, पेकिंग मैन, नियंडरथल मैन, होमो सेपियंस, क्रो-मैग्नन, पेकिंग मैन, हिडलबर्ग मैन, फिर नियंडरथल मैन, फिर क्रो-मैग्नन मैन। इसमें तो कतई कोई दिक्कत नहीं लग रहा मुझे। पेकिंग मैन, नियंडरथल के बाद होमो सेपियंस लिखना थोड़ा उतना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होमो सेपियंस के मतलब है मॉडर्न मैन। ठीक है, तो बाकी सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट थर्ड वाला है, तो वही आंसर भी जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फॉसिल्स विच आर डिस्कवर्ड अप टू प्रेजेंट टाइम, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ 3 and 6 ह्यूमन बींग्स एंड चिंपैंजी शोज दैट दे हैड, हम लोगों का एक कॉमन ओरिजिन रहा है, यही पता चलता है और क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर ऑफ मैन वाज फाउंड ऑफ फंड ऑफ, हाँ, वाज फाउंड ऑफ पेंटिंग, तो पेंटिंग कौन? क्रो-मैग्नन मैन करता था। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ होमो इरेक्टस इरेक्टस हैज बीन गिवन टू, होमो इरेक्टस इरेक्टस किसको बोलते हैं? जावा मैन को बोलते थे ना, होमो इरेक्टस इरेक्टस, हाँ, जावा मैन को बोलते हैं। ठीक है, क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन वाज, मॉडर्न मैन का क्लोजेस्ट एंसेस्टर क्रो-मैग्नन होगा। ठीक है, और सबसे पहले खड़ा कौन हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में जाके खड़े हुए थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका आंसर, इसका क्रो-मैग्नन मैन हो जाएगा आंसर। क्लियर है? 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आता है आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली। ठीक है, टाइम गैप इन बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, कितना टाइम गैप था? 0.5 का, क्योंकि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आपकी अर्थ बनी है ना, अर्थ बनी, और 4 बिलियन ईयर अगो आपका लाइफ फॉर्म आ गया, सबसे मतलब लाइफ का साइन आ गया, तो 0.5 बिलियन ईयर्स का गैप रहा है बेसिकली। हु कंप्लीटली डिसमिस्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, किन्होंने डिसमिस कर दिया कंप्लीटली? पाश्चर साहब ने। ठीक है, स्टैनली मिलर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड वाज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट? तो आग बना था भैया, और मेरे ख्याल से ग्लाइसिन ही आंसर देना चाहिए, ग्लाइसिन, ये दोनों तो बने थे, और आई थिंक ग्लूटामिक एसिड बना था, ग्लाइसिन नहीं बना था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ें, है ना, ग्लाइसिन, मेरे ख्याल से ग्लाइसिन नहीं, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, है ना, ग्लूटामिक एसिड नहीं, ये बाद में इसके बारे में बातें आई थी। ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, है ना, मैंने आग से याद रखा था कि आग से तो एक तो है ना एलानिन हो गया, एक एस्पार्टिक एसिड हो गया, एसिड के नाम का एक ही था, हाँ ठीक है,
तो ग्लूटामिक एसिड नहीं था, ग्लाइसिन बना होगा। तो ये 3 अमीनो एसिड बने थे, ठीक है, ग्लाइसिन बना था, ये बना था, ये बना था, ग्लूटामिक एसिड नहीं बना था, ठीक है। आग से याद रख सकते हो आप, ठीक है, AAG, ठीक है। तो एलानिन एस्पार्टिक एसिड, एसिड के नाम वाला केवल एक ही था, तो दूसरा G वाला ग्लाइसिन होगा, ग्लूटामिक एसिड नहीं था, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में केवल अमीनो एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है बस, ठीक है। भले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं बट कंप्लीटली नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्या है हमारा? मार्सुपियल मोल, कोयला, बैंडिकूट एंड वॉम्बट आर एग्जाम्पल ऑफ, दे आर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ट्रू। एडेप्टिव रेडिएशन 1 and 3 बोथ, दोनों चला जाएगा। डार्विन्स फिंचेज रिप्रेजेंट द फेनोमेना ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। फ्लाइंग स्क्वायरल एंड फ्लाइंग फैलेंजर रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है? आपस में ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, है ना, मतलब ऑस्ट्रेलियन मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स, ये जो होता है प्लेसेंटल और मार्सुपियल, सॉरी प्लेसेंटल और मार्सुपियल, इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो कन्वर्जेंट होगा, और केवल मार्सुपियल के आपस में देखोगे तो डाइवर्जेंट होगा। ये सब बता रखा है मैंने, ठीक है, बेसिक चीजें हैं ये बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू ह्यूगो de Vries, स्पेसिएशन ड्यू टू म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज सल्टेशन, विच मीन्स सल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। In some animals of different groups, different structure developed along same direction to adaptation due to same needs, इसको बोलते हैं convergent evolution. Presence of coelacanth fish was observed in South Africa. अफ्रीका ही था ना? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में दिखी थी शायद, अफ्रीका ही, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। चलिए, विच रेप्टाइल वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व? इक्थियोसोरस, हमें पता है। द बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल कौन सा था? वो टायरेनोसोरस था, ठीक है। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, सही बातें खोजनी है। रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस वर एग्जिस्टिंग अबाउट 50 नहीं भैया, 15 होता तो सही होता, ठीक है, तो ये गलत है, सही चीजें खोजनी है। रामापिथेकस वाज मैन लाइक वाइल ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक, बिल्कुल सही बात है यार। रामापिथेकस वाज मोर एप लाइक, नो, 1 and 2 नहीं, सेकंड ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, वही आंसर भी जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस, तो होमो हैबिलिस का तो 650 से 800 के आसपास था। फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस वाज डिस्कवर्ड इन, होमो इरेक्टस का फॉसिल्स कहाँ देखने को मिला है? जावा में देखने को मिला है, ठीक है। नियंडरथल मैन लिव्ड नियर, कहाँ ये रहते थे? ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। प्री हिस्टरी केव आर्ट लगभग 18,000 साल पहले डेवलप किया गया था क्रो मैग्नन मैन के द्वारा। क्लियर है ये सारी चीज़ें? किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है ना, उससे याद किया है मैंने, वो भी कम करामाती नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक केव यार्ड डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो, 18,000 साल पहले, ठीक है। किन्होंने बनाया था? करामाती लोग, क्रो मैग्नन मैं उनको बोलता हूँ, ठीक है। क्रो मैग्नन मतलब असली नाम है, मैं करामाती बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आर्ट वगैरह बनाया करते थे वो लोग, तो करामाती लोग थे, याद रखने का तरीका है बस। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इन रिस्पेक्ट टू ब्रेन एंड लैंग्वेज अपीयर्स टू एज पैरेलल इवोल्यूशन, ब्रांचिंग डिसेंट इज अकाउंटेड फॉर।
ब्रांचिंग डिसेंट किसको बोलोगे आप? आई थिंक ओरिजिन सेम, फिर बाद में अलग अलग चले गए तो होमोलोगस। ठीक है, हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी प्रेजेंट इन, सबसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी किस में हुआ करता था? होमो हेवलिस होमोनेटस नियंडरथल, नियंडरथल में। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड अबाउट 10,000 साल पहले। यार सब तो बिल्कुल छोटी मोटी बातें हैं, ऐसे ही पता होती हैं लोगों को। आगे बढ़ें, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? ओपरिन एंड हाल्डेन साहब ने बताया था ये सारी बातें हमें। ठीक है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनली मिलर 800 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। डार्विन फिंचेस डिफर विथ ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ बीक। इवोल्यूशन इज, डिटर्मिनिज्म तो नहीं है, चांस वाली बात है। ठीक है, डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बोथ 1 and 2। हाँ क्लियर है यहां तक? कोई शक जरा सा भी नहीं ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूगो डेवरिस किन किन पे काम किया था इन्होंने? इवनिंग प्राइमरी, जिसका साइंटिफिक नेम ये है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेचुरल सिलेक्शन इज अ हेरिटेबल वेरिएशन एंड बाय रिप्रोडक्शन लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। ड्यूरिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू। इनकरेक्ट बात खोजनी है। अच्छा, ड्यूरिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। यही गलत लग रहा है मुझे। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड, ये ठीक है। रेप्टाइल्स ले थिक सेल्ड एग्स बेस, ये भी ठीक है, पहला भी ठीक ही है, दूसरा गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यही था ना? हाँ चलो, 28 के बाद 29। मैच करना है, आ जाओ भैया मैच करते हैं। सबसे पहले मीट किन्होंने खाया था? तो मीट हमसे पहले, होमो सेपियन से पहले कौन था? होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस सी का 4 हो जाएगा आंसर। भाई साहब एक ही ऑप्शन हटा है, कोई बात नहीं। ठीक है, होमो सेपियंस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नियंडरथल वालों ने क्या किया था? यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी। ये नियंडरथल वालों का काम है। ठीक है, तो डी का सेकंड अब किस में है? डी का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, तो थर्ड हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर? लाइकन को यूज करते हैं हम लोग। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या? ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या? कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन रेफर टू द फॉसिल्स। वही मैं सोचूं कितना सोचना क्यों पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। किसी को कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर, नहीं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, नहीं। दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। एनालोगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू ए सी यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन यूज्ड इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यूज होता है।
appearance of antibiotic resistant bacteria is an example of pre-existing variation in the population, कि भैया पहले से एग्जिस्ट कर रहा था पॉपुलेशन में, उसी का एग्जाम्पल है। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी। किसी को कोई दिक्कत? फिर उसी को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। देखो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये कोई बैक्टीरिया था, इसमें अभी कोई मतलब नहीं है, ये इस इन्वायरमेंट में आया और यहाँ पे आकर के इसके अकॉर्डिंग ढला है, यानी पहले से इसके पास कुछ वेरिएशन नहीं था। ये एक आपका नॉर्मल बैक्टीरिया था, इस इन्वायरमेंट में आया, यहाँ पे आने के बाद ये कुछ वेरी किया है, कुछ एडेप्टेशन लाया है, इसको बोलोगे आप एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, मान लो सेम बैक्टीरिया यहाँ दूसरे एरिया में गया, ठीक है, और यहाँ पे आकर के इसके हिसाब से, है ना, इसके हिसाब से फिर ये डेवलप हुआ, तो इसको बोलोगे आप एडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मतलब क्या? उसके पास एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ऑलरेडी रेजिस्टेंस प्रेजेंट था, दैट रेजिस्टेंस वाज इनबिल्ट in that bacteria, hence it is pre-existing variation in that population। क्लियर है? हाँ, चीजें क्लियर होनी ही चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Evolution of life shows that life forms had a trend of moving from water to land। हाँ, viviparity is considered to be more evolved because the young ones are left on their own। नहीं भैया, the young ones are protected inside the mother's body and are looked after। हाँ, ये सबसे ज़्यादा विविपैरिटी इजीली ज़्यादा बढ़िया है प्लेसेंटल मैमल्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? ये डायरेक्शनल था कि या तो कभी ब्लैक या तो कभी वाइट। ठीक है, तो डायरेक्शनल। द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन। अच्छा भैया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद रामापिथेकस नहीं, ये तो गलत है। होमो इरेक्टस के बाद होमो हैबिलिस नहीं, रामापिथेकस के बाद होमो हैबिलिस, हैबिलिस के बाद इरेक्टस, फिर सेपियंस, ये ठीक लग रहा है मुझे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद रामापिथेकस नहीं, गलत है। नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, इसको फाइलोजेनी बोलते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। ठीक है, इन 1953 एसएल मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस क्रिएटेड इंक्लूड हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, नॉन रिड्यूसिंग नहीं, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था, तो हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, ये ठीक लग रहा है मुझे। तो फोर्थ विल बी द आंसर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं ही होगा। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? वेरिएशंस ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन। मियोटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, उस टाइम के आपके वेरिएशन कैसे होते हैं? तो रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस भी होते हैं। म्यूटेशंस हमारे होते ही कैसे हैं? म्यूटेशंस होते कैसे हैं? रैंडम होते हैं प्लस डायरेक्शन लेस होते हैं। ठीक है, म्यूटेशन हमारा रैंडम होता है प्लस डायरेक्शन लेस भी होता है। ठीक है, म्यूटेशन का यही है ना, डेवरी साहब ने बताया था। क्लियर है? डार्विन साहब की वेरिएशन आपकी रैंडम नहीं होती थी, मतलब वो डायरेक्शनल होती थी बेसिकली। ठीक है, हाँ, वेरिएशन ऑफ डार्विन साहब वाज डायरेक्शनल बट म्यूटेशन इज डायरेक्शन लेस। क्लियर है? आगे बढ़ें, नेक्स्ट, द नेचुरलिस्ट हु केम अबाउट विद द सेम आइडिया अबाउट द डार्विन। वेलस साहब ने भी सेम आइडिया लेकर के आए थे। अकॉर्डिंग टू डार्विन द टर्म फिटनेस रेफर्स टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ये भी कोई पूछने वाली बात है। आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत? नहीं ही होगा। चलिए नेक्स्ट,
व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर्स इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, तो फिर वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बन जाता है। हु गिव द थ्योरी ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम? हार्डी विनबर्ग साहब ने दिया था ये। किसको कोई डाउट नहीं ही होगा। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिराफ्स नेक एंड फोर लिम्स गेट elongated ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ evolution ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, इसका फाइनल रीजन है। फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रीव्स, श्रीव्स के जैसे थे। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक प्री हिस्टोरिक मैन वाज होमो हैबिलिस। इन विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू पीक्स वर फॉर्म्ड, डिसरप्टिव में बनते हैं। ठीक है, ये सब तो बिल्कुल मतलब चुटकियों में होने वाले सवाल थे। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी बातें सही हैं? द स्कल ऑफ एडल्ट चिंपैंजी इज लाइक मॉडर्न एडल्ट ह्यूमन, नहीं। द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज लाइक मॉडर्न एडल्ट ह्यूमन, ये सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स द इवोल्यूशनरी लाइन ऑफ मैमल्स? मैमल्स में कौन सा नहीं था? सौरोप्सिड नहीं है भैया, बाकी तीनों हैं। इससे तो आपके है ना डायनासोर वगैरह बने हैं, बेसिकली डायनासोर बोल रहा हूँ। सौरोप्सिड नहीं है, बाकी सिनेप्सिड है, प्लाइकोसोर वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं ही हुआ होगा। वो अर्ली रेप्टाइल से दो ब्रांचेस निकाली थी, भूल गए क्या? एक सौरोप्सिड, उससे फिर मॉडर्न डे रेप्टाइल्स बनाए थे, डायनासोर भी बनाए थे, बर्ड बनाए थे। एक सिनेप्सिड जिससे मैमल्स बनाया था। हाँ, तो वही वाला। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यानी जब पॉल्यूशन नहीं था, तो जब पॉल्यूशन नहीं था तो वाइट था, तो वाइट वाले छिपते होंगे, तो वाइट वाले मोथ ज़्यादा होंगे। तो डार्क मोथ कम थे नंबर में, क्योंकि ये पकड़े जाते थे तो मारे जाते थे। प्रॉपर बरियल कौन करता था? निएंडरथल मैन करता था। होमोसेपियंस अरोज इन डैश एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड, अफ्रीका में आए थे और फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट में गए हैं बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हु लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन, इतना कौन रहा करता था यार? निएंडरथल मैन रहा करते थे। ठीक है, 40,000 से, हाँ निएंडरथल ही रहते थे ना। हाँ हाँ वही रहते थे। होमो इरेक्टस वगैरह तो नहीं, होमो हैबिलिस भी नहीं, होमो सेपियंस में निएंडरथल वगैरह। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स? होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन है प्लांट में? तो थॉर्न ऑफ बोगनविला, टेंड्रिल ऑफ क्यूकुरबिटा, ये तो है। आइज ऑफ ऑक्टोबस मैमल, वो तो है ही नहीं। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो नहीं, होमोलोगस नहीं है। प्लांट में पूछा है ना, तो ये तो एनिमल की बातें कर रहे हैं। पोटैटो एंड कैरट अगेन नहीं, ये स्टेम है ये रूट है, ये स्टेम है ये रूट है, तो केवल एक ही मिला मुझे तो। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर है? होमोलोगस ऑर्गन मतलब ओरिजिन सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ इज, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू कौन सा है? केमिकल इवोल्यूशन है इनमें से। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड डिफरेंट एज्ड रॉक्स shows all the following except they probably died during the formation of that particular sediment, true. Some of them appear similar to modern organism, true. Life forms varied over time and certain forms were restricted to, true. They do not represent extinct, गलत बात है। Which vertebrates evolved into the first amphibians? Low fins, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इसको शायद कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं, है ना? हाँ जी, चलो आगे बढ़ें। कोई दिक्कत नहीं ही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 limbs of whale, bat, cheetah एंड ह्यूमन डू नॉट शो सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स, ये शो करते हैं। एडेक्टिव रेडिएशन, हाँ ठीक है। एनालोगस ऑर्गन ये शो नहीं करते क्योंकि ये होमोलोगस ऑर्गन है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये शो नहीं करेंगे, ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शंस। तो सी डी एफ भी है ना, ये तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। थ्रेप्सिड्स वर इवॉल्व्ड इनटू, थ्रेप्सिड्स किस में बने हैं आपके भैया, मैमल्स में, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट अब एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को पॉज करते जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है। कर लिए, मैं कराऊं। आइए, बिलीवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बिलीव्ड दैट life originated from other similar life originated only spontaneously, यही मुझे लग रहा है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब ए बायोजेनेसिस, तो ए बायोजेनेसिस यानी ये तो नहीं होगा, अदर ऑर्गेनिज्म से तो नहीं बना है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म से तो नहीं ही बना है, फ्रॉम एयर है ना, है ना, लाइफ ओरिएंटेड ओनली स्पॉन्टेनियसली, ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो यही आंसर जाना चाहिए। फॉसिलाइजेशन कैन अकर वेयर, कहाँ अकर कर सकता है फॉसिलाइजेशन, एनिमल्स आर बॉरीड एंड प्रिजर्व्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, हाँ यही ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स, मैमल्स में सीक्वेंस क्या है प्रॉपर, फिश के बाद एम्फीबियन, फिर बर्ड, फिर मैमल, इंसेक्ट, फिश, बर्ड, मैमल, फिश, एम्फीबियन से रेप्टाइल, देन मैमल, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। ऑफ मैमल पूछा है ना, ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि फिश के बाद एम्फीबियन बना है, ठीक है, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल बना है, ये भी समझ में आ रहा है। फिर रेप्टाइल से 2 ब्रांचेस निकली थी, एक बने थे वही बर्ड्स के लिए यानी बर्ड्स, और फिर एक निकला था मैमल्स के लिए, है ना, सौरोप्सिड इनके लिए और सिनेप्सिड इनके लिए, तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो लीनियर शो कर रहा है कि रेप्टाइल से फिर बर्ड बना है, फिर बर्ड से हम बर्ड से नहीं बने हैं यार, हम लोग अर्ली रेप्टाइल से मैमल बने हैं, ठीक है, तो ये तो गलत है बिल्कुल भी, ठीक है। There would be no evolution if the inheritance of acquired character did not take place. Somatic variations were not inheritable. Evolution नहीं होगा अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाए जा रहे हैं पॉपुलेशन में, तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, chances of inheritable and evolutionary changes are more in such species which reproduce by sexual reproduction, क्योंकि जो इससे रिप्रोड्यूस करेगा उन्हीं में वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्रोमोसोमल शेयरिंग की वजह से, क्या उसको बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन्स थ्योरी इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन वेरिएशंस विथ हेरेडिटी, इनके पास जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं था बेसिकली इनको। यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स में लीड टू एबनॉर्मलिटीज इवन इन अपकमिंग जनरेशंस बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, क्लियर है। आगे बढ़ें, चलिए, एटम बम गिराओगे तो भैया जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा। On Galapagos Island, Darwin observed variations in beaks of birds, and he concluded natural selection according to food. सही बात है। Homologous organs are, homologous organ कौन से हैं इनमें? Wings of cockroach, wings of bat नहीं, wings of insect नहीं, eye of octopus नहीं, pectoral fins of, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि दोनों 4 लिम्ब से मॉडिफाई हुए हैं, वही बात है 4 लिम्ब ही है, तो यानी
ओरिजिन सेम है हमारा। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फोर कमिंग जनरेशंस आर लेस अडेप्टिव देन देयर पेरेंटल जनरेशन ड्यू टू। लेस अडेप्टिव हैं इन कंपैरिजन टू देयर पेरेंटल जनरेशन, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। आर लेस अडेप्टिव देन देयर पेरेंटल जनरेशन ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन आएगा तभी तो चेंजेस आएंगे बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन कौन सा है इनमें? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड लोकस्ट, चांस ही नहीं है। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश, हाँ दोनों फोर लिम्ब से मॉडिफाई हुए हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन शो करता है भैया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। क्लियर है? आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं ही होगा। चलिए, फॉर कमिंग जनरेशंस में जो भी चेंजेज आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं? म्यूटेशन की वजह से आ रहे हैं ना। तो फॉर कमिंग जनरेशन अगर लेस अडेप्टिव है तो किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन हुआ होगा, जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आए होंगे, ठीक है, तो म्यूटेशन हुआ होगा तभी वो लेस अडेप्टिव हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? क्या बोला था इन लोगों ने? ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, नेचुरल सिलेक्शन। ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, एक प्रॉपर सीक्वेंस में पूछ रहा है ना। हाँ, तो ओवर प्रोडक्शन, फिर कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, फिर वेरिएशन आएगा, फिर नेचुरल सिलेक्शन, यही एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये रहा। आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत है? कहने का मतलब ये हो कि पहले ओवर प्रोडक्शन हुआ होगा, लेकिन चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रही होगी, उसमें फिर वेरिएशंस आए होंगे और फिर फाइनली नेचर ने सेलेक्ट किया होगा तो नए स्पीसीज बने होंगे बेसिकली, ठीक है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रॉपर सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? यही ठीक लग रहा है मुझे, सराउंडिंग की वजह से बच गए थे वो। डार्विन इन हिज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिड नॉट बिलीव इन एनी रोल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके बारे में इनको कोई मतलब ही नहीं था, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ये लोग कंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में बातें की थी इन्होंने। डार्विन साहब, हाँ ठीक है। आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत? डार्विन साहब के हिसाब से वेरिएशन कंटिन्यूअस था यार, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं था, तो वही गलत हो गया, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स करेक्टली द होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस मतलब ऑर्गन्स विथ बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, ठीक लग रहा है मुझे, हाँ यही ठीक है। What kind of evidence suggested that man is more closely related with chimpanzee than with other? Comparison of chromosomes, evidence from DNA, हाँ ये ठीक लग रहा है एनसीईआरटी में कि एविडेंस आपको मिला है डीएनए जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है सेक्स क्रोमोसोम से, ऑटोसोम से और माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस अब ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट मेरे ख्याल से और। प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट फिशेस इवॉल्व फ्रॉम फ्रॉग लाइक इंसेस्टर्स। फ्रॉग्स विल हैव गिल्स इन द फ्यूचर, फ्रॉग्स इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर, ये ठीक बात है भैया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना सपोर्ट डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है, कौन सा सपोर्ट करता है? प्रोडक्शन ऑफ डॉली द शिप बाय क्लोनिंग, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम स्टेम सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट इंसेक्ट, हाँ ये ठीक है।
नेचुरल सिलेक्शन। मैन हु फर्स्टली बिलीव्ड इन इमोर्टलिटी ऑफ सोल वाज नियंडरथल मैन। भैया यही बरी करते थे अपने पूर्वज लोगों को। क्लियर है? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीसीज। कौन सी बातें सही नहीं है स्पीसीज के लिए? तो मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, ये तो बिल्कुल सही बात है, इनफैक्ट डिफिनीशन ही होता है यही स्पीसीज का। वेरिएशन अकर अमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, वेरिएशन होते हैं। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज, ये गलत बात है, जीन फ्लो तो होता है। इन इवोल्यूशन द स्टडीज कैन बी मेड एट मॉलिकुलर लेवल, इसको मॉलिकुलर होमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, होमोलॉजी में ही पढ़ाया था मैंने, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक? आई मीन होमोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल, ऐसे करके टॉपिक पढ़ाया था मैंने। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत बात क्या है? लाइफ प्रोसेसेस आर कंसिक्वेंसेस ऑफ रिएक्शंस दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक, एंड सही बात है। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री, ये भी ठीक ही है। जीन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी, और बिल्कुल गलत बात है यार, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। नहीं, डार्विन साहब का वेरिएशन डायरेक्शन लेस नहीं था, डायरेक्शनल था। सही बात खोजनी है ना। अच्छा, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर, ठीक लग रहा है। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट वेल्स एंड कैमल्स हैव 7 म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल, नहीं ये ठीक है बिल्कुल। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी से। ठीक है, हो गए सवाल? आइए, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एनालोगस ऑर्गन। कौन से एनालोगस ऑर्गन नहीं है भैया? फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल्स। स्टिंग्स एनालोगस ऑर्गन नहीं है, यानी होमोलोगस खोज लो। स्टिंग्स ऑफ हनी बी, थॉर्न ऑफ बोगनविला, ये तो आपका होमोलोगस है, तो ये एनालोगस नहीं होगा। आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज ओरिजिनल आइडिया ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। बीइंग ऑल मैमल्स, वेल्स, डॉल्फिन्स, बैट, मंकी एंड हॉर्स हैव कॉमन कैरेक्टर्स बट दे ऑल्सो शो कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंसेस। कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंसेस मतलब कुछ स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट, है ना, इसका मतलब होता है कॉन्स्पिक्यूअस का स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट, कि कुछ आपकी विशेषता, अलग विशेषता क्या है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ, सारे मैमल हैं लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, तो डाइवर्जेंस की वजह से है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं ही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट consequences ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज। इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा भैया अगर आपने जो ज्योग्राफिकली आइसोलेट कर दिया है तो? नो चेंज इन द, नहीं है तो चेंज तो बिल्कुल होगा। प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, नहीं स्पेसिएशन होगा, स्पेसिएशन थ्रू, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है। अडेप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू adaptation due to geographical isolation, evolution of different species from a common ancestor, ये ठीक है। migration of members of a species to different geographical area, ये भी ठीक है यार। migration of members of a species to different geographical area, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है,
adaptive radiation, migration of members of a species to different geographical areas, या फिर evolution of different species from a common ancestor। ये तो आपका बेसिकली डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया ना, और स्पेसिफिकली बात करें तो ये इवोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा, लेकिन उसके पीछे प्रोसेस क्या होता है कि एक ही तरह के स्पीसीज, सेम स्पीसीज अलग अलग जोग्राफिकल एरिया पे चले जाएं तो उनको बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशंस, और वहां पे जाकर के अडेप्ट कर ले तो ठीक है। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही मुझे ठीक लग रहे हैं, ऐसा सेम ऐसे देना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में भी अगर मुझे प्रायोरिटी देनी हो तो मैं थर्ड को दूंगा। माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, इसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। इट इज़ द नेम ऑफ अ प्रोसेस, और इसमें इवोल्यूशन हो जाएगा तो डेट विल बी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ें, किसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When two species of different genealogy come to resemble each other as a result of adaptation, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। कि दो अलग अलग स्पीसीज सेम जोग्राफिकल एरिया में आ गए तो सेम एडेप्टेशन शो करेंगे ना, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मोथ प्रूव्स दैट, क्या प्रूव करता है वो? The true black melanic forms arise by a recurring random mutation, नहीं, melanic form of the moth has no selective advantage over lighter form in industrial area। इंडस्ट्रियल एरिया में कौन बचा था? काला वाला बच गया था, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। The lighter form moth has no selective advantage either in polluted industrial area or non-polluted area। मेलानिज्म इज पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर, नहीं। द ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म्स अराइज बाय अ रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन। देखो बाकी तीनों बातें तो मुझे ठीक नहीं लग रही, तो पहला वाला ही ठीक लग रहा है, तो पहला वाला ही है ना। ये तो गलत स्टेटमेंट है कि इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहाँ पे पॉल्यूशन होगा, जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन्स नहीं होंगे, तो आपके जो ट्री के ब्रांचेज हैं वो ब्लैक दिखेंगे, ब्लैक में ब्लैक वाला बच जाएगा। तो जो मिलेनिक फॉर्म है उसके पास तो एडवांटेज है ना, तो ये गलत हो गया। लाइटर फॉर्म वाले को नॉन पोल्यूटेड एरिया में एडवांटेज मिलता है, ये बोल रहा है दोनों में नहीं मिलता, तो ये भी गलत है। मेलानिज्म एक पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर है, नहीं, तो पहला वाला ही ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी से। हो गए? मैं कराऊं? आइए। In the case of papered moth, the black colored form became dominant over the light colored form in England during industrial revolution, ठीक है। This is an example of natural selection whereby darker forms were selected। हाँ, यही आंसर जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन का ही एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करना है जल्दी। हो गए? मैं कराऊं? आइए देखते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक एंड आर द रिजल्ट्स ऑफ। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, तो ए के फर्स्ट में कन्वर्जेंट होना चाहिए। क्या बात है यार, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, यहां पे कन्वर्जेंट होना चाहिए, लिख ही देता हूं मैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। मिलर शोड दैट CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर H2O गैसियस फॉर्म में, यानी वाटर वेपर, व्हेन एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन फ्लास्क रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। एंड एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एनाटॉमिकल एविडेंस कह सकते हो आप, एनाटॉमिकल एविडेंस है,
ठीक है, एंड एन एनाटॉमिकल एविडेंस। According to Darwin, evolution took place due to. According to Darwin, evolution took place due to. According to Darwin, evolution क्यों होता है? नेचुरल सिलेक्शन से। ड्यू टू, यहाँ पे वेरिएशन है तो स्मॉल वेरिएशन आप लिख दो, स्मॉल वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पे आएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब देखो भैया कौन सा मैच कर रहा है। बी के फर्स्ट में ऑक्सीजन, ये गलत हो गया। बी के फर्स्ट में वाटर वेपर ठीक है, सेकंड में अमीनो एसिड ठीक है। सी के फर्स्ट में रूडिमेंट्री नहीं भैया, वेस्टिजियल ऑर्गन है वो, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सी के फर्स्ट में वेस्टिजियल, सेकंड में एनाटॉमिकल, डी के फर्स्ट में म्यूटेशन नहीं, डार्विन साहब ने म्यूटेशन टर्म यूज ही नहीं किया था। स्मॉल वेरिएशन डी के फर्स्ट में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ए के फर्स्ट में कन्वर्जेंट, तो यही सही है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच करना है ना, आ जाओ मैच करते हैं। Which one of the following options gives one correct example each of convergent and divergent? अच्छा ठीक है, कन्वर्जेंट में कौन सा एग्जाम्पल होगा? बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट नहीं, थॉर्न्स ऑफ नहीं, हाँ ये आपका है एग्जाम्पल सही, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, हाँ ये ठीक है बिल्कुल, ये कन्वर्जेंट का भी ठीक है, उधर डाइवर्जेंट का भी वो एग्जाम्पल ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट सो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब्ड बाई, कौन डिस्टर्ब करेगा? अगर रैंडम मेटिंग नहीं हुई तो टू रिमेन इन जेनेटिक, तो रैंडम मेटिंग जो होता है वो डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। एक सेकंड, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब्ड बाई, किससे डिस्टर्ब होगा? तो डिस्टर्ब तब होगा जब इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन कब होता है? जब लैक ऑफ रैंडम मेटिंग होता है भैया। हाँ रैंडम मेटिंग से तो इवोल्यूशन है ना नहीं, जब रैंडम मेटिंग नहीं होगा तब चांसेस है इवोल्यूशन होने के ज़्यादा, आई मीन बेसिकली स्पेसिएशन होने के, नई स्पीसीज बनने के, ठीक है। रैंडम मेटिंग नहीं होता है तब जब आप रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाते हो, तब आप रैंडम मेटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, तो सेम पॉपुलेशन में एक अलग ग्रुप में केवल उतना ही में रिप्रोडक्शन चलते रहेगा, ठीक है। तो लैक ऑफ रैंडम मेटिंग होगी तो चांसेस हैं कि स्पेसिएशन हो सकता है, तो आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। अब ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। सवाल आइए, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी जो बहुत सारे स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए बी सी डी, इन सब में आपस में जो कंपटीशन होता है, डेट्स वाई है ना आपका इवोल्यूशन होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अमंग द ह्यूमन एंसेस्टर द ब्रेन साइज वाज मोर देन 1000 सीसी इन, किनके पास था? निएंडरथल वालों के पास था, 1400 के आसपास। द फिंचेज ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन, क्लियर है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है आपका कंसेप्ट केमिकल इवोल्यूशन का?
सो इट इज सिंपली बेस्ड ऑन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स, नहीं इंटरेक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड क्ले अंडर इफेक्ट ऑफ पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर, ये ठीक बात है। डार्विन्स फिंचेज आर अ गुड एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर है यहाँ तक ये सारी बातें? बिल्कुल होंगी। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट apparent चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस इज ट्रेस्ड इन, सबसे बढ़िया चेंज तो मोस्ट apparent चेंज है बेसिकली, जो हमें एहसास नहीं होता लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, वो क्या है? रिमार्केबल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरियाज इज नोन एज व्हाट? एडेप्टिव रेडिएशन। पहले ही बोला था मैंने। द आइडिया ऑफ म्यूटेशंस वाज ब्रॉट फोर्थ बाई, म्यूटेशन किन्होंने बताया था? ह्यूगो डेवरिज ने, जिन्होंने काम किया था इवनिंग प्राइमरोज पर, ठीक बात है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स विथ डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडेप्टेशन, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस rather than नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज रेफर्ड टू एज व्हाट? जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं, कि है ना जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए अगर तो। एन इंपॉर्टेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द अकरेंस ऑफ homologous, an important evidence in favor of organic evolution is the occurrence of homologous organ and vestigial organ। देखो एनालोगस तो नहीं होगा क्योंकि एनालोगस ट्रू इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, तो एनालोगस जहां पे भी है वो तो आंसर कट कर दो सीधे, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन और वेस्टिजियल ऑर्गन आपको दिखाते हैं कि हाँ ट्रू इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक, तो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। एना ट्रू इवोल्यूशन कौन सो करता है? होमोलोगस ऑर्गन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मींस व्हाट? ट्रू इवोल्यूशन, ठीक है। तो पहला वाला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है, ठीक है। आई होप एक एक चीज समझ में आया होगा। किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जवाब है ना, जवाब मिलेगा, और ज़रूरत पड़ी तो अलग से वीडियो भी बना दूंगा उसको लेकर के, ठीक है। सो मिलेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम लोग PYQ करेंगे पिछले 10 साल का, ठीक है, सेम चैप्टर का। तो तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बहुत जल्द मिलेंगे। सो सी यू सून, बाय बाय।